नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी एक बच्चे के बारे में है जो एक नया खिलौना खरीद कर लाता है, लेकिन उसमें फंसी एक अकेली आत्मा उसे अपना बनाने लगती है। आखिर में सच्चाई जानकर बच्चा कैसे उस आत्मा को आज़ाद करता है और बच जाता है। तो आप लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरा नाम आरव है। मेरी उम्र सिर्फ 11 साल है। मैं अभी भी वही सब चीज़ों में खो जाता हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चे खो जाते हैं। खिलौने, गेम और रात में माँ से चिपक कर सोना। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने मुझे अपने ही कमरे से डरना सिखा दिया। असल में ये कहानी शुरू होती है पिछले हफ्ते से। मेरे जन्मदिन पर पापा मुझे मार्केट ले गए थे। आमतौर पर मैं कार, रोबोट या कभी-कभी बैटमैन जैसा खिलौना लेता हूँ। लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मेरी नज़र एक अलग ही चीज़ पे टिक गई। वो एक गुड़िया थी। हाँ, लड़कों को गुड़िया कम पसंद आती है, लेकिन इस गुड़िया में कुछ ऐसा था जिसने मुझे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा बहुत अजीब था, ना पूरी तरह प्यारा, ना डरावना, बस कुछ ऐसा जिसे बयान करना मुश्किल है। उसके होंठ बहुत पतले और थोड़े टेढ़े थे, जैसे वो कभी हल्की सी हंसी में फंसी हो। और उसकी आंखें काली नहीं, भूरी भी नहीं, सीधे मेरी आंखों में देखती हुई जैसे कह रही हो, मुझे अपने साथ ले चलो। मैंने पापा से कहा, ये चाहिए। पापा थोड़े हैरान हुए। गुड़िया? बेटा, ये तो लड़कियों के लिए होती हैं। लेकिन मैंने जिद कर ली। पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं समझ पाया। अजीब सी बात ये कि दुकान वाला गुड़िया देते समय चुप हो गया। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर पापा की तरफ, फिर धीरे से गुड़िया को पैक कर दिया, जैसे उस गुड़िया के बारे में वो कुछ कहना चाहता हो, पर कह नहीं सका। खैर, हम घर आ गए। पहला दिन। खिलौने को मैंने अपने कमरे में रख दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रात में जब सोने लगा तो गुड़िया को टेबल पर रखा और सो गया। लाइट बंद करते ही कमरे में थोड़ी अंधेरा ज्यादा लगने लगा, जैसे हमेशा से ज्यादा। और ऐसा क्यों लगा कि उस गुड़िया की आंखें अब भी खुली हैं और मुझे देख रही हैं। मैंने खुद को समझाया कि ये बस वहम है और सो गया। लेकिन रात को अचानक मेरी आंख खुली। कोई आवाज आई थी, हल्की सी, कुछ खड़खड़ाने जैसी। मैं उठकर बैठ गया। कमरा बिल्कुल शांत था, मगर अंधेरे में मेरी नजर जैसे तैसे टेबल पे पड़ी और मैंने देखा गुड़िया खड़ी थी। हाँ, खड़ी, जबकि मैंने उसे बैठाकर छोड़ा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। फिर मैंने जैसे तैसे उठकर लाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी हुई, गुड़िया फिर से बैठी हुई थी। मैं डर गया, लेकिन खुद को बोला, आरव, तुझे सपना आया था। मैंने टेबल से गुड़िया उठाई और उसे दोबारा ठीक से बिठाकर वापस सो गया। अगले दिन मम्मी बोली, रात को कुछ गिरा था क्या? आवाज आई थी। मैंने कहा, नहीं, शायद बिल्ली होगी। लेकिन असल में मुझे पता था कि आवाज क्या थी। शाम को जब मैं घर लौटा तो देखा गुड़िया मेरे बिस्तर पर बैठी थी, जबकि मैं उसे सुबह टेबल पे छोड़कर गया था। यही वो पल था जिसने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया। अब ये मामूली चीज नहीं थी। एक रात बाद, उस रात फिर मेरी नींद टूटी। इस बार आवाज कुछ और थी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। मैंने तुरंत लाइट ऑन नहीं की, सिर्फ सुनता रहा। और सोचो मैं क्या सुन रहा था। जैसे किसी की बहुत पतली आवाज कह रही हो, आरव, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। मैं डर के मारे हिल भी नहीं सका। आवाज फिर आई, इधर आओ। मेरी सांसें जैसे अटक गईं। मैंने हिम्मत करके फटाफट लाइट ऑन की और फिर वही गुड़िया उसी जगह बैठी थी, लेकिन इस बार उसके होंठ खुले हुए थे, हल्के से, जैसे उसने कुछ बोला हो। सुबह मम्मी को बताया। मैंने हिम्मत करके मम्मी को सब बताया। वो हंस पड़ी। खिलौना है आरव, आवाज कहां से आएगी? पापा बोले, कार्टून कम देखा करो, सब वही दिमाग में चलता रहता है। लेकिन मैं जानता हूं ये कोई कार्टून वाली बात नहीं थी। डर बढ़ने लगा। अब गुड़िया सिर्फ कमरे में नहीं रहती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे हर जगह देखती हैं। डाइनिंग टेबल पर,
टीवी देखते वक्त, यहां तक कि बाथरूम के दरवाजे के पास भी खड़ी दिखाई देने लगी। मम्मी कहती, तुम इसे कमरे में ही रखो, हर जगह कैसे ले आते हो? लेकिन मैं कसम खाकर कह रहा हूं दोस्त, मैं उसे उठाकर नहीं लाता था, वो खुद आ जाती थी। रात 3 बजे। एक रात फिर मेरी नींद खुल गई। कमरे में बहुत ठंड थी, जबकि पंखा बंद था। मैंने चादर ओढ़ी हुई थी, लेकिन मेरे पैरों को ठंड लग रही थी। मुझे लगा जमीन पर कुछ चल रहा है, चुपचाप, धीरे धीरे। मैंने नीचे देखा तो कमरे की फर्श पर छाया हिल रही थी। उस छाया का सिर छोटा था और हाथ अजीब से लंबे थे, बस जमीन को छूते हुए। मैं डर से चीख भी नहीं पाया। अचानक वो छाया बिस्तर की तरफ बढ़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद हिम्मत करके देखा तो छाया गायब थी, लेकिन गुड़िया बिस्तर के ठीक पास रखी थी। अब तो पक्का था, ये किसी तरह का वहम नहीं है। ये गुड़िया जिंदा है, या फिर किसी और चीज ने इसे अपने कब्जे में रखा है। अजीब छेल। जब से गुड़िया आई है, मेरे कमरे की चीजें खुद ब खुद सरकने लगी हैं। कभी पेंसिल गिर जाती है, कभी बुकशेल्फ का दरवाजा खुल जाता है। एक बार तो मैंने देखा कि मेरी नोटबुक पर किसी ने कुछ लिखा था, तुम अकेले नहीं हो। यह देखकर मेरा दिल ऐसे धड़का कि जैसे दिल टूटकर बाहर गिरने वाला हो। सच मानो या ना मानो, उस रात मैं सोते सोते उठ गया, क्योंकि मेरे पैरों पर कुछ रेंग रहा था। मैंने झटके से चादर हटाई। गुड़िया मेरे पैरों को छू रही थी। उसकी आंखें अब और भी काली लग रही थीं, और होठ थोड़े और खुले, जैसे वो मुस्कुरा रही हो। मेरी आवाज निकली गई, मम्मी! मम्मी भाग कर आई। क्यों चिल्लाए? मैंने गुड़िया की तरफ इशारा किया, बट गेस व्हाट, वो फिर अपनी जगह पर थी। पापा बोले, अगर ये खिलौना तुम्हें इतना परेशान कर रहा है तो फेंक देते हैं। मैंने तुरंत गुड़िया की तरफ देखा। पहली बार लगा कि उसकी आंखों में नफरत भरी है, और उस रात उसने पहली बार जाहिर तौर पर बोला, हल्की, बहुत हल्की आवाज में, मुझे छोड़ना मत। मैं यकीन से कहता हूं, ये इंसानी आवाज नहीं थी। अगले दिन कुछ और हुआ। पापा ने सच में सोचा कि इसे कचरे में फेंक दें। उन्होंने गुड़िया उठाई, और जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचे, उनका हाथ अचानक खुद ब खुद खुला और गुड़िया नीचे गिर गई। पापा बोले, अरे हाथ फिसल गया। लेकिन उनका चेहरा कुछ सफेद सा पड़ गया था। उन्हें भी शायद कुछ महसूस हुआ था। रात सबसे खतरनाक थी। उस रात मैंने सपना देखा कि मैं अकेला हूं, एक अंधे कमरे में, और कोई धीरे धीरे मेरे पीछे खड़ा हो रहा है। मैं पीछे मुड़ा, वही गुड़िया, लेकिन इस बार इंसान के साइज की। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल करीब आया, और उसने फुसफुसाया, मुझे छोड़ोगे तो बुरा होगा। मैं चीख के उठ बैठा, और फिर मैंने देखा गुड़िया मेरे सीने पर बैठी थी। और तब उसने कहा, तुम मेरे हो। उस रात के बाद मैंने गुड़िया को हाथ भी नहीं लगाया। सुबह उठकर मैं चुपचाप स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन दिमाग में बार बार वही आवाज घूम रही थी, तुम मेरे हो। मैं किसी से ये बात कह ही नहीं पा रहा था। पापा और मम्मी बात सुनते ही हंस देते, और मैं डर की वजह से रो नहीं सकता था। बस मन में एक ही सवाल, अगर वो सच में जिंदा है तो उसका असली चेहरा कौन है? स्कूल में बेचैनी। क्लास में टीचर पढ़ा रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पर नहीं, खिड़की के बाहर पार्क में था। मुझे लगता रहा जैसे दूर पेड़ों के बीच कोई मुझे देख रहा है। मेरे दोस्त रोहित ने पूछा, क्यों देख रहा बाहर? मैं क्या बताता? क्या कहता कि मेरे घर में खिलौना जिंदा है? कोई यकीन करता? दोपहर, मैं जब स्कूल से घर आया तो मम्मी किचन में थीं और पापा ऑफिस गए हुए थे। मैं सीधे अपने कमरे में गया, और जो देखा उसने मेरे पैरों से जमीन खींच ली। मेरी टेबल पर मेरी स्कूल नोटबुक खुली पड़ी थी, और उस पर लिखा था, आप वापस आए, अच्छा लगा। ये आप किसके लिए लिखा था? मैं तो अकेला ही आया था। मैं चुप हो गया। नोटबुक के पन्ने कांप रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ा हो। गुड़िया नीचे गिर चुकी थी, टेबल से जमीन पर गिरी हुई, लेकिन उसका चेहरा ऊपर था,
सीधा मुझे देखते हुए। यार, वो नज़र जैसे मेरे अंदर घुस जाती थी। मैंने धीरे से नोटबुक बंद की, पर शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे। आप वापस आए। शाम। पापा घर लौटे तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके पूछा, पापा, कभी कोई खिलौना खुद चल सकता है? पापा हंस पड़े। ये तो फिल्मों में होता है, असली दुनिया में नहीं। मैं चुप हो गया, लेकिन अंदर डर और भी गहरा हो चुका था। उस रात मैंने कमरे की लाइट बंद नहीं की। मम्मी जब रूम में आई तो बोली, लाइट ऑन रखकर क्यों सो रहा? आंखें खराब हो जाएंगी। मैंने कहा, डर लगता है। मम्मी ने मेरा माथा छुआ। कोई बुखार तो नहीं? चलो ठीक है, आज रख लो। वो चली गईं। मैं धीरे धीरे आंखें बंद करने लगा, लेकिन अचानक क्लिक जैसी आवाज आई। कमरे का बल्ब धीरे धीरे टिमटिमाया और फिर अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा अंधकार। मेरी सांसें रुक गईं। उस अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई कोने में खड़ा हो। और फिर वही आवाज, बहुत धीरे, लाइट बंद रखो। मेरी रूह कांप गई। मैंने फौरन चद्दर कहरे पर डाल ली। कुछ सेकंड बाद मुझे किसी के कदमों जैसी आवाज सुनाई दी। धप धप, धीरे धीरे मेरे बिस्तर के पास। मैं रो पड़ा। अचानक मेरी चद्दर को किसी ने नीचे खींचा। मैंने जोर से आंखें खोली। गुड़िया बिस्तर पर चढ़ चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। वो बिल्कुल पास झुककर धीरे से बोली, तुम मेरे हो। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाया, मम्मी। अगले पल मम्मी दौड़कर कमरे में आई और लाइट ऑन कर दी। और जैसे हमेशा, गुड़िया फिर वहीं, शांत। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब ये गुड़िया कमरे में नहीं रहेगी, लेकिन उसे छूने में भी डर लग रहा था। फिर भी मैंने हिम्मत की, गुड़िया को उठाया और नीचे स्टोर रूम में रखाया। स्टोर रूम बहुत अंधेरा था। वहां पहले से पुरानी चीजें रखी थीं, टूटे खिलौने, पुराने इलेक्ट्रिक सामान और पुराने कपड़ों की बदबू। मुझे लगा अच्छा निर्णय लिया है। मैंने गुड़िया एक डिब्बे में रखी और ऊपर वापस आ गया। रात। मैं खुश था कि अब वो मेरे कमरे में नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा, किसी के रोने की आवाज आने लगी। बहुत पतली आवाज, जैसे कोई बच्चे की धीमी सिसकियां। मुझे लगा मम्मी शायद टीवी देख रही हों, लेकिन रोना धीरे धीरे मेरे कमरे के बाहर आने लगा। कदमों की हल्की आवाज, और फिर मेरे दरवाजे पर कोई जोर से खटखटाने लगा। मैं डर के मारे कांप गया। दरवाजे के बाहर से वही आवाज, मुझे अंधेरे में मत छोड़ो। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने मम्मी को पुकारा, मम्मी। मम्मी आई, दरवाजा खोला। कुछ नहीं था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह जब नीचे स्टोर रूम देखने गया तो डिब्बा खुला हुआ था और गुड़िया गायब। मैंने डरते हुए कमरे में जाकर देखा तो वो मेरी तकिए के ऊपर बैठी थी। उसके हाथ में वही नोटबुक और उस पर लिखा था, मैं वापस आ गई। पापा परेशान होने लगे। उन्होंने कहा, अगर ये इतनी परेशानी कर रही है तो इसे अभी फेंक देता हूं। मैंने कहा, नहीं पापा, मत फेंको। मेरे मुंह से ये क्यों निकला मुझे नहीं पता। शायद उस पर कुछ असर हो चुका था। रात को फिर सपना। मैंने सपना देखा कि मैं एक अंधेरे घर में हूं। कहीं कोई रोशनी नहीं, बस एक कमरे के अंदर किसी लड़की की हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो कमरे में एक लड़की बैठी थी। बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे और हाथ में वही गुड़िया। उसने उठकर कहा, ये मेरी है, इसे मत छीनो। मैं चीखकर जाग गया। असली डर। उस रात जब मैं उठा तो देखा कि मेरे कमरे की दीवार पर किसी ने लाल पेंसिल से कुछ लिखा है, मैं यहां पहले भी रही हूं। ये पढ़कर मेरा शरीर सुन्न हो गया। मम्मी पापा अब भी सोचते मैं डर की वजह से बकवास सोच रहा हूं, लेकिन अब ये चीज सिर्फ मेरे रूम में नहीं, दीवारों पर लिखने लगी थी। दूसरी सुबह मम्मी दीवार देखकर घबरा गईं। ये किसने लिखा? मैं चुप था। पापा ने कहा, आरव, ये तूने लिखा है? मैंने सिर हिला दिया। नहीं। पापा गुस्सा होकर बोले, अब बहुत हो गया, आज ही से फेंकता हूं। और वो गुड़िया लेने कमरे में आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, उनका हाथ जल गया। सच में जल गया। उन्होंने तुरंत हाथ छोड़ दिया और वहीं गुड़िया नीचे गिर गई।
मुझे लगा जैसे उस गुड़िया ने पापा को छुआ ही नहीं बल्कि कुछ किया। पापा का चेहरा, पापा का हाथ लाल पड़ चुका था। मम्मी ने घबरा कर पानी डाला। पापा बस एक ही बात बोल पाए, ये चीज ठीक नहीं है। आखिर पहली बार पापा भी डर गए थे। रात 3 बजे मैं सो रहा था कि अचानक मेरे कमरे में दरवाज़ा अपने आप खुला। हवा नहीं चली थी, फिर भी दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबी छाया, बिल्कुल चुप। मैं कपकपा गया और फिर वही आवाज़, मैं अकेले नहीं डरती, तुम भी मत डरो। मैंने देखा कि गुड़िया कमरे में अपने आप चल रही है। हाँ, चल रही थी, धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से। वो बिस्तर पर चढ़ी, मेरे पास आई और फुसफुसाई, अब तुम मेरे हो। और मैंने महसूस किया कि उसका हाथ मेरे गाल को छू रहा है। मेरा खून जम गया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। वो जमीन पर गिरकर टेढ़ी सी हंसी हंसने लगी, जैसे उसका मुंह खुद खुल रहा हो। भाग 2 का अंत। लेकिन दोस्त, मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि ये तो बस शुरुआत का डर था। असल में जो होने वाला था वो मुझे भी नहीं पता था। गुड़िया सिर्फ खिलौना नहीं थी, उसके पीछे कोई था, और वो अब सिर्फ मेरे कमरे में नहीं, मेरे अंदर आने लगी थी। उस रात की नींद टूटने के बाद मैं बिस्तर पर बैठा रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मुझे नींद आने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। मुझे अब पता था, ये सिर्फ खिलौना नहीं है, इसके पीछे कोई आत्मा है या कोई और चीज। पर कौन और क्यों मेरे साथ? मेरी उम्र सिर्फ 11 साल। मेरे दिमाग में इतने सवाल एक साथ घूमने लगे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि करूं क्या। अगले दिन स्कूल में रोहित और बाकी बच्चे मस्ती कर रहे थे, पर मैं बिल्कुल शांत था। टीचर ने पूछा, आरव, ठीक हो? मैं बस सर हिलाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में रात वाली बात बार बार घूम रही थी। गुड़िया मेरे गाल को छूकर बोली थी, अब तुम मेरे हो। ये बात जैसे मेरे दिमाग में चिपक गई थी। छुट्टी के बाद मैं सीधे घर आया, खाना खाया, फिर अपने कमरे में जाने से पहले रुक गया। मेरे दिल में डर था और एक सवाल भी, क्या वो मुझे बाहर ही बुलाएगी? लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी टेबल पर मेरी स्कूल आईडी कार्ड पड़ी थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं थी, आईडी कार्ड के नीचे किसी ने पेन से लिखा था, स्कूल में भी साथ रहूंगी। मेरे हाथ से कार्ड गिर गया। इसका मतलब था, वो सिर्फ घर में नहीं, मेरे साथ हर जगह आ सकती है। मेरा डर अब शरीर से निकलकर दिमाग में जाने लगा था। मैं अपने कमरे से बाहर भागा, मम्मी को बताया, मम्मी, ये गुड़िया लिखती है। मम्मी बोली, कौन सी गुड़िया, कहाँ है? मैंने कमरे की तरफ इशारा किया, लेकिन जब हम दोनों अंदर गए, न टेबल पर कार्ड था न वो लिखा हुआ। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मम्मी बोली, तुम्हें डर लग रहा है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है। मैंने कहा, नहीं मम्मी, सच में लिखा था, मैंने देखा। मम्मी ने बस मुझे गले लगा लिया, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे पता था, सब ठीक होने वाला नहीं था। शाम को पापा को मैंने कुछ नहीं बताया, वो पहले ही डरे हुए थे। उन्होंने रात में कहा, कल पंडित जी को बुलाते हैं। ये सुनकर मेरे अंदर थोड़ी राहत आई, शायद पंडित जी कुछ कर सकें। पंडित जी का आना। अगले दिन पापा के ऑफिस जाने से पहले ही पंडित जी आ गए। लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन, हाथ में माला। उन्होंने घर में घुसते ही चारों तरफ देखा, फिर बोले, किसी चीज की उपस्थिति यहां है। मम्मी पापा दोनों चौंक गए। पापा बोले, ये गुड़िया की वजह से है? पंडित जी धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़े। मैं उनके पीछे पीछे गया। उन्होंने कमरे में घुसते ही सर झुका दिया, जैसे किसी चीज की गंध ले रहे हों। फिर धीरे से बोले, ये गुड़िया कहाँ है? मैंने इशारा किया, टेबल पर। गुड़िया शांत बैठी थी, चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान। पंडित जी ने उसे हाथ में लिया। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने गुड़िया को टेबल पर रखा
और माला घुमाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने मेरी आंखों में देखा। ये गुड़िया नहीं, इसके अंदर कोई आत्मिक ऊर्जा बंधी है, कोई आत्मा। मम्मी के हाथ कांपने लगे, पापा भी डर गए। पंडित जी ने कहा, ये गुड़िया जिस बच्चे के पास जाती है उसके साथ ये ऊर्जा जुड़ जाती है। मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ उतर गई। मतलब अब वो मेरे साथ जुड़ गई है? फिर पंडित जी ने कहा, इसे घर से बाहर निकाल दो। पापा फौरन गुड़िया उठाकर बाहर ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही पापा दरवाजे के पास पहुंचे, गुड़िया पापा के हाथ से फिसलकर नीचे गिर गई और गिरते ही उसके चेहरे पर 1 सेकंड के लिए असली मुस्कान दिखाई दी। इतनी असली कि मेरा दिल रुक गया। पंडित जी चौंक कर बोले, मत छुओ इसे। फिर जो हुआ, गुड़िया जमीन पर गिरते ही अपने आप टेबल की तरफ खिसकने लगी। हाँ, अपने आप। मम्मी की चीख निकल गई। पापा पीछे हट गए। पंडित जी ने गुरु मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक उनकी आवाज हिलने लगी, जैसे बोलते समय कोई रुकावट हो। उनका गला भारी होने लगा और उन्होंने खांसते हुए कहा, यह शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुक रुक कर मंत्र, लेकिन तभी गुड़िया खुद खड़ी हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, गुड़िया सामने से धीरे धीरे उठी, बिना किसी हाथ, बिना किसी सहारे के। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ थी और उसने कहा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। उसकी आवाज इतनी ठंडी, इतनी अलग। पंडित जी ने पीछे हटते हुए कहा, यह गुड़िया नहीं, यह किसी आत्मा का माध्यम है। पंडित जी डर गए। उन्होंने पापा से कहा, मुझे समय चाहिए, मैं कल आऊंगा, रात होने से पहले मत टच करना। और वो जल्दी से चले गए। मम्मी पापा दोनों डर गए थे और मैं तो जैसे अंदर से टूट चुका था। उस रात हम सब ने फैसला किया कि मैं मम्मी पापा के कमरे में सोऊंगा। लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा डराया वो ये कि मैं अपने कमरे से निकलते समय गुड़िया को टेबल से गायब होते हुए देख आया था। हाँ, वो गायब हो रही थी। मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि डर था अगर बोलूंगा तो शायद वो सुन भी ले। रात के 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में अजीब सन्नाटा था। मैंने देखा मम्मी पापा दोनों सो रहे हैं, लेकिन मेरे पैरों के पास कुछ था। मैं धीरे धीरे उठकर देखने लगा और देखा गुड़िया मेरे पैरों के पास बैठी है। मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे जैसा काला दिख रहा था। मैंने मम्मी को जगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी, जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया हो। और तभी उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे साथ हो। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे 2 लाल बिंदु। मैं पागलों की तरह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज बंद, गला सूखा, दिल पत्थर। और तभी गुड़िया ने अपने छोटे छोटे हाथ उठाए और मेरे सीने पर रख दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को पकड़ लिया है। मैं हांफने लगा और फिर सब काला। सुबह मैं अपने ही कमरे में था। मम्मी पापा पास बैठे हुए थे। मम्मी की आंखें लाल थीं। तुम बेहोश क्यों हो गए थे? मैंने डर के मारे कुछ नहीं कहा, पर एक बात समझ आ गई। अब वो मेरे सपनों में नहीं, मेरे शरीर तक पहुंचने लगी है। अब मैं अकेला नहीं था, वो हर वक्त मेरे आसपास थी। और मैंने पहली बार खुद महसूस किया, कभी कमरे में अंधेरा बढ़ जाता, कभी ठंड, जैसे कोई मुझे छू रहा है। स्कूल जाते वक्त बस में अचानक मेरी जेब में कुछ हिलने लगा। मैं डर गया, धीरे से हाथ डाला। मेरी जेब में गुड़िया का छोटा हाथ था। मैं इतना डर गया कि सीट पर खड़ा हो गया। फिर तुरंत हाथ बाहर निकाला, कुछ नहीं था। लेकिन मेरी जेब के अंदर कपड़े पर निशान बन गए थे, जैसे किसी ने उंगलियों से दबाया हो। स्कूल में मैं जैसे ही क्लास में बैठा, मेरी डेस्क की किताब अपने आप खुलने लगी और फिर पन्ने हवा में अपने आप पलटने लगे। सब बच्चे डर कर उड़ गए। टीचर चीखी, किसने किया? लेकिन किताब पलटना तभी बंद हुई जब पन्ना एक खास पेज पर रुक गया। उस पेज पर किसी ने पेन से लिखा था, मैं यहीं हूं। मैं वहीं ठिठक गया। घर आते आते मेरी नजर हर जगह गुड़िया को देखने लगी। कभी लगता सामने बैठी है, कभी पीछे, पर नजर हटाते ही गायब। कभी कभी तो क्लासरूम के दरवाजे में उसका चेहरा दिखता,
और वो मुस्कुरा रही होती। घर पर पंडित जी फिर आए। उन्होंने घर में पूजा शुरू की, लेकिन पूजा शुरू होते ही पंखा बंद हो गया, खिड़कियां बंद, कमरा अंधेरा। और फिर अचानक हवा का तेज झोंका आया, माला टूटकर जमीन पर गिर गई। पंडित जी का माथा पसीने से भर गया। उन्होंने जोर से कहा, किसी लड़की की आत्मा जुड़ी है इससे, बहुत पुरानी। मां सिहर गईं। लड़की? पंडित जी बोले, ये लड़की की मौत इस गुड़िया के साथ हुई थी। मेरी रीढ़ कांप गई। पंडित जी ने कहा, यह गुड़िया अब किसी बच्चे की तलाश में रहती है, और अब यह तुम्हारे बच्चे से जुड़ चुकी है। मम्मी ने मुझे पकड़ लिया। पापा रोने लगे। इसे कैसे हटाएं? पंडित जी ने कहा, इसका असली राज पता करना पड़ेगा, यह सिर्फ गुड़िया को फेंकने से नहीं जाएगा। उन्होंने कमरे में एक तस्वीर दिखाई, एक लड़की की पुरानी फटी हुई तस्वीर। मैंने जैसे ही वो तस्वीर देखी, मेरी सांस रुक गई, क्योंकि वो लड़की उसी गुड़िया जैसी लग रही थी। रात के ठीक 12 बज चुके थे और मेरे कमरे की हवा में वही अजीब सी ठंड फिर से भरने लगी थी। माँ दरवाज़ा बंद करके जा चुकी थीं और मैंने बिस्तर की चादर अपने सिर तक खींच ली थी। पर मैं जानता था, ये चादर मुझे किसी चीज़ से बचा नहीं सकती। खिलौना उसी जगह रखा था, टेबल पर, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में मुझे घूरता हुआ लग रहा था। कल रात उसने फिर बात की थी, मुझे नाम से बुलाया था। उस समय मुझे लगा शायद सपना होगा, मगर फिर मेरे पलंग के नीचे किसी चीज के रेंगने की आवाज आई थी और वो सपना नहीं हो सकता। पिता को सब बताना, लेकिन कैसे? अगली सुबह मैंने नाश्ते की टेबल पर तय किया कि मैं पिता से सब कह दूंगा, पर जैसे ही बताने की कोशिश करता, वो मोबाइल पर बात करने लगते हैं। ऑफिस, मीटिंग, काम। मैंने हिम्मत करके कहा, पापा, कल रात मेरे कमरे में। उन्होंने आधा सुना, आधा अनसुना किया। हाँ हाँ बेटा, हाँ, रात को सो जाया करो, मोबाइल ज्यादा मत देखना। यानी उन्हें लगा कि मैं डर किसी कार्टून या हॉरर वीडियो से गया हूं। मुझे गुस्सा आया, पर सच ये था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दादी का कमरा। उस शाम दादी मुझे बुला रही थीं। तू बहुत चुप-चुप सा है आजकल, क्या बात है? मैं उनसे हमेशा बात कर लेता था। मैं बोला, दादी, ये खिलौना अजीब है। दादी ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चा है तू, खिलौना भी भूत बन गया। पर जब मैंने कहा कि वो मुझसे बात करता है, दादी की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उन्होंने मुझे झुककर देखा। कब से? मैंने पूरी बात बताई। पलंग के नीचे की आवाज, उसका बोलना, उसका खुद बहुद हिलना। दादी आंखों में एक डर छुपाकर बोली, आज रात वो खिलौना मेरे कमरे में रख देना। मैंने पूछा, क्यों? दादी बोली, बस कह दिया ना, रख देना। मैंने नहीं पूछा, पर अंदर कहीं डर और बढ़ गया। रात दादी के कमरे में। दादी हमेशा रात को जल्दी सो जाती थीं, पर आज वो मुझे अपने पास ही सुलाने लगी। हम दोनों ही जाग रहे थे। लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से हल्की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। दादी ने खिलौने को अपनी अलमारी के कोने में रख दिया था। रात के करीब 2 बजे अचानक वो खिलौना खुद ब खुद गिर पड़ा। आवाज बिल्कुल साफ। दादी उछलकर बैठीं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज कि लग रहा था बाहर निकल आएगी। खिलौना गिरा था, मगर अब धीरे धीरे खुद खड़ा हो रहा था। मैं कांप गया। दादी ने फुसफुसाकर कहा, पीछे मत देखना। मैंने पूछा, क्यों? दादी बस बोले जैसा, पीछे मत देखना। लेकिन खिलौना खुद चलकर हमारे बिस्तर के पास आ रहा था। उसके छोटे छोटे पैरों की टिक टिक सुनाई देने लगी, और फिर उसे देखकर मेरी रूह जम गई। उसकी एक आंख पूरी तरह काली हो चुकी थी। वही आवाज थी। खिलौने ने धीरे से कहा, तू मेरा होगा हमेशा। मैं चिल्ला पड़ता, पर दादी ने मेरा मुंह कसकर पकड़ लिया। चुप चुप। खिलौने ने बिस्तर के किनारे चढ़ने की कोशिश की, मगर दादी ने हाथ बढ़ाकर उसे धक्का दे दिया। खिलौना जमीन पर गिरा,
पर बिना आवाज के, और अगले पल गायब। मैं डरकर पूछा, कहाँ गया? दादी घबरा कर बोली, ये चीज खेलने की नहीं है, ये लाई कहाँ से? मैंने कहा, एक दुकान से। दादी लगभग चिल्लाईं, किस दुकान से? मैंने दुकान का नाम बताया, जो पुरानी बंद सड़क के कोने में थी। दादी जैसे कुछ समझ गई थीं। दादी की कसम। सुबह होते ही दादी ने पापा से कहा, आज रात बच्चा मेरे कमरे में सोएगा और खिलौना घर में कहीं भी मत रखना। पापा ने हंसकर कहा, खिलौना है, कोई भूत नहीं। माँ भी बोली, बच्चा टीवी देखकर डर गया होगा। दादी ने मुझे एक तावीज़ दिया, ये मत उतारना, कभी नहीं। तावीज़ पहनते ही अजीब सा सुकून मिला, जैसे कमरे की हवा हल्की हो गई। मगर वो वापस आया। उस रात मैं एक सांस चैन की लेने ही वाला था कि दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं डर गया। खिड़की बंद थी, हवा भी नहीं। दादी उठकर लाइट ऑन करने लगी, तभी लाइट फ्लिकर करने लगी, टिम टिम टिम। और फिर मुझे लगा बेड के नीचे कोई हिल रहा है। मैं डरकर दादी की ओर देखने ही वाला था कि खिलौना अचानक बिस्तर के ऊपर प्रकट हो गया, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। उसकी दूसरी आंख भी अब काली हो चुकी थी। वो मेरे चेहरे के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, तू कहीं नहीं जा सकता। मैं चीखने की कोशिश करता, लेकिन आवाज जैसे गले में फंस गई हो। दादी ने वही मंत्र। दादी ने खिलौने पर लाल धागा लपेटा, जैसे पहले से जानती हों कि क्या करना है। उन्होंने एक अजीब भाषा में कुछ पढ़ना शुरू किया। खिलौना तड़पने लगा, लगभग चिल्लाते हुए आवाज निकली। कमरा हिलने लगा, जैसे भूकंप हो रहा हो। मैंने दादी से पूछा, ये क्या है? दादी बोली, ये खिलौना नहीं, किसी की परछाई है। मैं रो पड़ा, मेरी गलती नहीं थी, मैंने तो बस खरीदा था। दादी ने कहा, कुछ खिलौने बच्चों के लिए नहीं होते, कुछ खिलौने किसी और के होते हैं। खिलौना गायब या छुप गया। मंत्र खत्म होते ही खिलौना जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश जैसे। दादी ने उसे उठाया, अलमारी में बंद किया और ताला लगा दिया। कहने लगी, इस घर में अजीब चीज लाई गई है। मैं डरकर पूछ बैठा, अब क्या होगा? दादी ने कहा, अभी तो शुरू हुआ है। मैं कांप गया। अगले दिन स्कूल। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी। सुबह स्कूल गया, पर पूरा दिन दिमाग में वही सब घूमता रहा। लंच ब्रेक में मेरे दोस्त पूछ रहे थे, आज इतने चुप क्यों हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, पर मेरे दिमाग में बस एक ही बात, वो फिर आएगा। घर पर अजीब सन्नाटा। स्कूल से लौटा तो घर बेहद शांत था। माँ पापा दोनों बाहर थे, बस दादी थीं। मैंने देखा दादी का कमरा अंदर से बंद है। मैंने आवाज दी, दादी? कोई जवाब नहीं। दरवाजा धक्का देकर खुला और मेरा दिल ही धड़कना बंद हो गया। अलमारी का ताला टूटा पड़ा था, अंदर खिलौना था ही नहीं। वो मैसेज। टेबल पर एक कागज रखा था, दादी की लिखावट। उसमें बस एक लाइन थी, वो घर में नहीं, तेरे पीछे है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने पलट कर देखा, पीछे कुछ नहीं, पर मुझे स्पष्ट महसूस हो रहा था, मुझे कोई देख रहा है। अंधेरे में दो आंखें। शाम होते होते घर में अजीब ठंड फैलने लगी। मैं हॉल में अकेला बैठा था। टीवी चल रहा था, पर आवाज जैसे दूर दूर से आती लग रही थी। अचानक मुझे लगा पर्दे के पीछे कुछ हिला। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही पर्दा हटाया, मुझे दो काली आंखें घूरती नजर आईं, और फिर वो खिलौना भागकर सोफे के पीछे छिप गया। मैं डरकर पीछे हट गया। खिलौना भाग भी सकता है? उसने मेरा नाम फिर से लिया। धीरे धीरे वही फुसफुसाहट कमरे में फैल गई। मैं अकेला था वहां, तू मुझे साथ ले आया। मैं सिहर गया। कौन है तू? उसकी आवाज भारी हो चुकी थी, बिल्कुल इंसान जैसी। जो तुम देखते हो वो मैं नहीं। मैं कांपते हुए बोला, तो कौन?
वो बोला, मेरा असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अचानक सारी लाइटें बंद हो गई। घर की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरे घर में एकदम अंधेरा। मैंने चिल्लाकर कहा, दादी कहाँ हैं आप? कोई जवाब नहीं। मैंने टॉर्च ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चीख पड़ा। पीछे पलटा, कोई नहीं, पर मेरे कंधे पर ठंड का एहसास अभी भी था। दीवार पर चलती परछाई। अचानक दीवार पर एक परछाई दिखाई देने लगी, जो खिलौने की नहीं, किसी इंसान की थी। वो परछाई धीरे धीरे दीवार पर चल रही थी और कमरे के बीचों बीच जाकर ठहर गई। उसने सिर घुमाया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं डर से जड़ हो गया। दादी वापस आईं। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुला और दादी अंदर आईं। बाहर चलो अभी। मैं भागकर उनके पीछे गया, पर तभी खिलौना दरवाजे पर खड़ा दिखाई दिया और अपनी काली आंखों से हमें देख रहा था। दादी ने मुझे पीछे किया और जोर से बोली, तुझे यहां से जाना होगा। खिलौना जोर से चिल्लाया, ये मेरा है। दादी ने कहा, अभी भागना पड़ेगा। दादी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अभी घर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज तुझे खा जाएगी। मैं डर गया। खा जाएगी? दादी ने कहा, यह खिलौना नहीं, किसी मरे हुए की आत्मा है। मैंने पूछा, कौन? दादी बोली, जिसकी मौत खेलते खेलते हुई थी। हम घर से बाहर भागे। अंधेरा था, ठंड थी और हवा अजीब लग रही थी। हम दोनों घर से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही गली में पहुंचे, खिलौना सामने दिखाई दिया। वो कैसे पहले पहुंच गया? खिलौने ने कहा, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। दादी ने एक रहस्य बताया। दादी ने मुझे अपने पास खींच लिया और फुसफुसाई, जिस दुकान से तू ये खिलौना लाया, वो दुकान असली नहीं है, वो जगह भूतिया है। सालों पहले वहां एक बच्चा मरा था, उसी की आत्मा खिलौने में छिपी रहती है। मेरी पूरी दुनिया हिल गई। तो ये वही बच्चा है? दादी ने कहा, वो बच्चा नहीं रहा, बस उसकी भूखी आत्मा है। दादी ने कहा, अब इसका सामना करना होगा। मैं डरा हुआ बोला, हम कैसे लड़ेंगे इसे? दादी बोली, अभी नहीं, पहले तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह शुरू हुआ था। कौन सी जगह? दादी बोली, वही दुकान। मैंने डरते हुए कहा, पर वो दुकान तो अब बंद है। दादी ने मेरी आंखों में देखा। बंद दुकानें ही सबसे ज्यादा डरावनी होती हैं। खिलौना फिर बोला, मैं इंतजार करूंगा, और अगले पल अंधेरे में गायब हो गया। मैंने महसूस किया, ये अंत नहीं, असली शुरुआत है। अंधेरी रात और वो बंद दुकान। दादी ने जिस दुकान का नाम लिया था, वही दुकान जहां से मैं खिलौना लाया था। उस दुकान के पास जाने का नाम सुनकर ही मेरे पैरों में कंपकपी होने लगी। रात लगभग 10 बज चुकी थी और पूरा मोहल्ला शांत था। हम दोनों धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में अजीब सन्नाटा था। लाइट पोस्ट की पीली रोशनी में मेरे साए लंबा खिंच रहे थे। ऐसा लग रहा था हर साया मेरी तरफ झुककर घूर रहा हो। दादी लगातार चल रही थीं, बिना पीछे देखे। मैं उनका हाथ पकड़े बस उनके साथ दौड़ता चला गया। दुकान के पास का रास्ता। वहां पहुंचते पहुंचते मुझे याद आ गया, इस रास्ते पर आते समय मुझे पहली बार अजीब ठंड महसूस हुई थी। सड़क सुनसान थी, कुछ कुत्ते दूर से भौंक रहे थे। दुकान बिल्कुल उसी जगह, पर इस बार वो और भी ज्यादा काली, अंधेरी और टूटी हुई महसूस हो रही थी। शटर आधा टेढ़ा लटका था। दादी रुकी। इसी अंदर है सब जवाब। सुनते ही मेरा दिल धड़कना बंद सा लगा। हमने शटर थोड़ा ऊपर करके अंदर कदम रखा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, धूल और गंध से जैसे कोई पुरानी मौत अंदर बंद हो। टॉर्च की रोशनी जैसे ही अंदर गई, टक टक टक, आवाज दीवारों से टकराकर कहीं अंदर खो गई। खिलौने चारों तरफ बिखरे पड़े थे, टूटे हुए। कुछ के चेहरे पर खरोंचें, कुछ के चेहरे पूरी तरह काले। मुझे उल्टी आने लगी। दादी बोली, कहीं मत छूना। अचानक मेरा ध्यान एक दीवार पर लगा पोस्टर पर गया।
पुराना, पीला पड़ चुका। एक छोटे लड़के की तस्वीर थी। आयु 7 साल। लापता, मृत समझा गया। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या ये वही बच्चा है? दादी ने भारी आवाज में कहा, हाँ, वही है। मेरा दिल जैसे रुक सा गया। अचानक दुकान के अंदर कहीं से खिलौने की हंसी गूंज उठी। तुम आ ही गए। मेरे पैर वहीं जम गए। टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी। दादी, मैंने डरकर उनका हाथ कसकर पकड़ा। अंधेरे से धीरे धीरे एक परछाई निकली, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर किसी इंसान के बराबर। उसके शरीर का कोई आकार साफ नहीं था, बस धुंधली काली आकृति। उसके नीचे जमीन पर खिलौना पड़ा था, जिसकी 2 काली आंखें चमक रही थीं। वो खिलौना खुद ब खुद उठकर हवा में झूल गया और उसे खिलौना के मुंह से आवाज आई, मैं अकेला था, अब तुम भी अकेले हो जाओगे। सच की सच्चाई। दादी बोली, तुझे यहां बांध कर रखा गया था, है ना? तुझे किसी ने मारा नहीं, तुझे खिलौने में कैद किया गया है। खिलौना चीख पड़ा, उन्होंने मुझे कभी नहीं चाहा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं भी सबको छोड़ दूंगा। उसकी आवाज जैसे हवा में कांटे चुभा रही थी। बालक की आत्मा। दादी ने कहा, तुझे आजाद होना है, नहीं? खिलौना थम गया। उसकी आवाज धीमी हो गई, आजाद। दादी बोली, हाँ, आजाद। इस बच्चे को मत सताओ, वो कोई गलती नहीं कर रहा था, वो बस खिलौना खरीद कर लाया। खिलौना धीरे धीरे नीचे जमीन पर गिर पड़ा, कंपकपाता हुआ। उसकी आंखों से जैसे काली धूप निकलने लगी। वो मेरे पास आया। खिलौना धीरे धीरे मेरे करीब आया। मैं पीछे हट गया, लेकिन वो फुसफुसाकर बोला, मैं अकेला था, मेरे पास कोई नहीं था। मैं रो पड़ा। मेरी गलती नहीं थी, मैं बस खेलना चाहता था। खिलौना पल भर को शांत हो गया। दादी ने मंत्र शुरू किया। खिलौना चीख पड़ा, पर इस बार उसकी चीख क्रोध की नहीं थी, दर्द की थी। उसके शरीर से काली परछाई निकलकर हवा में तैरने लगी। परछाई धीरे धीरे धुआं बनकर फटने लगी और अचानक गायब। खिलौना जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव, और दुकान में फिर एकदम सन्नाटा। अचानक मेरे सामने उसी फोटो वाले बच्चे की छोटी सी पारदर्शी आकृति बनी, रोती हुई। वो बोला, मैं जा रहा हूं, शुक्रिया, और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। मुझे सच्चाई समझ में आ गई। वो बच्चा बदला नहीं लेना चाहता था, वो बस डर के कारण खिलौने में कैद हो गया था, और अकेलेपन ने उसे खौफनाक बना दिया था। दादी ने दुकान से बाहर निकलते ही कहा, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरे भीतर एक अजीब खालीपन था। डर नहीं, कुछ और। हम घर लौट आए। माँ पापा को कुछ नहीं बताया गया, लेकिन वो रात मैं ठीक से सोया, बहुत दिनों बाद, बिना डर। अगली सुबह पापा मेरे लिए नया खिलौना लेकर आए, कार। उन्होंने कहा, कभी कभी पुरानी चीजें छोड़नी चाहिए। मैंने कार को देखा और मुस्कुरा दिया, लेकिन मैंने दादी की ओर देखा। उन्होंने भी मुस्कुराया, जैसे वो जानती थीं, अब सब खत्म। खिलौना नहीं। दादी ने उस पुराने खिलौने को पवित्र जल में डुबोकर मिट्टी में दफना दिया। मुझे लगा शायद कभी फिर डर लगेगा, लेकिन नहीं, क्योंकि अब समझ आ चुका था, किसी को भी अकेला मत छोड़ो, कभी नहीं। आज मैं जितना बड़ा हुआ हूं, उतना ही समझदार भी। मुझे पता है वो खिलौना बुरा नहीं था, वो बस एक बच्चा था जो अकेला था। और मैं अब बिल्कुल ठीक हूं, जिंदा हूं, और पहले से ज्यादा बहादुर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।